नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। 2021 और 22 के जो मेरे सामने विजेता ये जो बैच है, 2021 और 22 का जो विजेता बैच है, उनका मैं अभिवादन करती हूँ और शायद आप लोगों के लिए यह अंतिम वीडियो होगा मेरा। तो हिंदी में 40 में 40 अंक प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश आज मैं आपको देना चाहती हूँ और इस सोच के साथ आप आगे बढ़िए और परीक्षा के लिए तैयारी कीजिए कि आखिर क्यों जरूरी है सकारात्मक सोच। क्योंकि जीत और हार ये आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। आप ये मत सोचिए कि कल की परीक्षा अच्छी गई खराब गई, ज्योग्राफी मैथ्स थोड़ा ऐसा जाता थोड़ा वैसा जाता तो और अच्छा होता, वो सब छोड़ दीजिए। आज देखिए आज क्या है, आपकी मुट्ठी में और क्या बाकी है वो देखिए। मुट्ठी से क्या फिसल गया क्या निकल गया वो मत सोचिए। तो मान लो तो हार होगी और ठान लोगे तो आपकी जीत होगी। तो इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको कहना चाहूंगी वो है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए, बहुत जरूरी है कि जो 40 अंकों का आपका क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न पत्र में जो 40 अंकों का जो आपके लिए निर्धारित प्रश्न है उनको आपको करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 सब क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, पत्र लेखन में 2 सब क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से जो भी आपकी किताबें आपके इस विद्यालय के द्वारा चुनी गई है, 3 4 5 6, तो उसके अनुसार आप सभी क्वेश्चंस को आप चुनिए। सबसे पहले बात है इसमें टाइम मैनेजमेंट। 1.5 घंटे, यहाँ पर 130 का अर्थ है 1.5 घंटे अर्थात 90 मिनट। इसको आप कैसे बांटेंगे? तो लिटरेचर के प्रश्न हमें नहीं पता कैसे आने वाले, लेकिन कोई कोई क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि पन्ना के पास सबसे पहले कौन मिलने के लिए आया था, तो एक ही शब्द में आपका उत्तर होगा वहां पर। पन्ना के पास सबसे पहले मिलने के लिए, सबसे पहले पन्ना के पास यहाँ पर कौन आया था? उदय सिंह आए थे। सबसे अंत में कौन आया था? बनवीर आया था। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको लिखने में आपको 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट नहीं लगने वाला। सिर्फ आपको आपका लिटरेचर की तैयारी आपके अच्छे से होनी चाहिए। मैंने हमेशा हर वीडियो में कहा है कि रीड द चैप्टर, रीड अ लॉट, बहुत बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, तो आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं यहाँ पर। तो अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो उसमें आपको बहुत कम समय लगने वाले, फिर भी एक मान करके मैंने रखा है कि 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो क्यों 40 मिनट लगेंगे? 8 क्वेश्चन है आपके। 8 क्वेश्चन में से 4 प्रश्न जो हैं वे आपके 2 2 अंकों के होंगे, और 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 3 3 अंकों के होंगे। तो अगर 3 अंकों के लिए जो क्वेश्चंस हैं, अगर मैं उसको 5 मिनट अगर मैं बांटती हूँ, ठीक है, 5 मिनट बांटती हूँ, तो 5 4 मतलब ये 4 क्वेश्चंस और 5 मिनट्स, तो 5 4 20 मिनट्स आपके यहाँ पर हो गए। और 2 2 अंकों के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, कई ऐसे क्वेश्चन जरूर होंगे जो रहेंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, तो उसके लिए मैंने रखा है यहाँ पर 10 मिनट। तो इस तरह से यहाँ पर 30 मिनट आपके हो जाते हैं। लेकिन आपको सोचते समझते, कभी आप याद करते हैं, और जल्दीबाजी मत लिखिए। कभी आप वक्ता कौन है ये याद करने की कोशिश करते हैं, कभी श्रोता कौन है ये याद करने की कोशिश करते हैं, कभी आपसे संदर्भ पूछ लिया जाता है, संदर्भ में चैप्टर का नाम या लेखक का नाम आपसे पूछ लिया गया है, तो वह याद करने की चेष्टा आपकी होती है। और खास करके दीपदान और सुखी डाली जैसे चैप्टर्स हैं, जहाँ पर कि ढेर सारे दीपदान में कैरेक्टर्स हैं, सुखी डाली में ढेर सारे कैरेक्टर्स आते हैं, तो वहां आपको याद करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने 10 मिनट और ज्यादा रखी है। तो आपकी 40 मिनट सफिशियंट है, मोर देन एनफ लिटरेचर के। और 30 मिनट ही लगना चाहिए, 30 से 32 मिनट में आपका ये पूरा निपट जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लिटरेचर की बात। अब लेटर राइटिंग में मैक्स टू मैक्स आपको 15 मिनट लगना चाहिए। लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, पत्र लेखन में क्या खास बातें वो मैं अभी बताऊंगी आपको। पत्र लेखन में क्या खास बातें हैं, लिटरेचर में क्या खास बातें आपको ध्यान में रखनी है। फिर है एस्से के प्रस्ताव, मतलब एस्से या प्रस्ताव या निबंध लेखन सबसे अंत में कीजिए। कई बार आप सबसे आरंभ में प्रस्ताव को उठा लेते हैं, प्रस्ताव लिखने की कोशिश करते हैं और लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। 1 घंटा कब निकल गया आपको पता नहीं चलता है। आपकी आंखें तब खुलती हैं जब आपको ध्यान में आता है कि अरे सभी का अब तो अब खत्म होने वाला है और मैं प्रस्ताव में ही अटका हुआ हूँ, अभी तक क्या अटकी हुई हूँ।
तो इसीलिए इसको सबसे अंत में लिखिए, लेकिन इसके लिए भी आप 25 मिनट कम से कम निर्धारित रखिए, कितना तो आपके पास होना चाहिए। क्यों मैंने 25 मिनट का, क्योंकि इस बार आपको जो प्रस्ताव है वह सिर्फ 12 अंकों के लिए है। आपकी शब्द की जो सीमा है वो है 200 शब्द, वर्ड लिमिट है 200 वर्ड्स। तो इसीलिए आप 25 मिनट में आपका ये हो जाना चाहिए। और रिवीजन में, पुनरावर्तन में मैक्स टू मैक्स आपको 10 मिनट और कम से कम 7 मिनट आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे आप यहाँ पर जो कीवर्ड्स है, आईसीएसई क्या है, कीवर्ड्स का नाम है, तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए। आपने मुहावरे कहाँ पर प्रयोग किया है अपने पत्र लेखन में या प्रस्ताव में, तो उनको अंडरलाइन कीजिए। कहीं कुछ रह तो नहीं गया है, उसको आप देखिए, एक बार रीडिंग कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई शब्द जो है वह गलत हो गया, उसको आपको वापस लिखने की जरूरत है। बेला की जगह आपने आनंदी लिख दिया है, या आनंदी की जगह आपने बेला शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि आपके अंक कट जाएंगे वहां पर। तो आप सिंपली, अगर सपोज आपने बेला की जगह आनंदी शब्द का प्रयोग कर लिया है, तो सिंपली आप बेला शब्द को कट कीजिए और वहीं पर लिख दीजिए आनंदी। वहां पर इस तरह से घस घस के आप इस तरह से आप ये मत कीजिए। और जेल पेन की जगह जेल पेन भी आप यूज कर सकते हैं, बस बहुत हाथ को दबा कर ना लिखे और इस तरह से आप वहां पर कट कुट ना करे, गंदा ना करे, अपने शायबी ना करे अपने पेपर को, तो आप आराम से जेल पेन से भी आप लिख सकते हैं। जिस पेन से लिखना आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं, प्लीज गो विद दैट पेन। और 2-3 पेन जरूर रखने हैं आपको। और एक बात है कि ये जो आपका आंसर, आपकी जो आंसर शीट है, इसका जो राइट साइड का जो मार्जिन होता है, ये एग्जामिनर के लिए होता है। तो वहां पर उसके एरिया को एनक्रोच मत कीजिए, उसके एरिया का अतिक्रमण मत कीजिए, उसको वहां पर मार्क्स देने के लिए आप रहने दीजिए। तो ये हमारी बात हुई है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए। 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन लिटरेचर में 40 मिनट से ज्यादा आपको कम दें आप चलेगा, लेकिन 40 मिनट से ज्यादा आप बिल्कुल न दें लिटरेचर में। इसके बाद है कि प्रस्ताव किस तरह से होना चाहिए प्रस्ताव। तो प्रस्ताव जो है वह जो प्रस्ताव या निबंध की जो भूमिका है वह लिखिए। तो प्रस्ताव के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्ताव या निबंध की भूमिका लिखिए और अंत में सकारात्मक संदेश जरूर दीजिए। जैसे आप भूमिका लिख रहे हैं, भूमिका भी कैसे लिखनी है उसके बारे में, जैसे मैं कंप्यूटर की बात कर रही हूँ, मुझे लिखनी है कंप्यूटर। आज के ज़माने में कंप्यूटर के बिना हम काम नहीं चला सकते। कंप्यूटर हर जगह पाया जाता है, हर एक स्थान पर कंप्यूटर की उपयोगिता हमें नजर आती है। तो कंप्यूटर के लाभ और हानियों पर अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो आप सीधे सीधे कंप्यूटर से शुरू मत कीजिए, आप लिखिए कि विज्ञान का चमत्कार, विज्ञान के चमत्कार के रूप में हमें हमेशा कुछ न कुछ नवीन आविष्कार नजर आते हैं, और उन्हीं नवीन आविष्कारों में से एक है कंप्यूटर। तो अब वहां से आप शुरू कीजिए, एकदम से कंप्यूटर पर आप मत आइए और फिर जोड़ दीजिए उसको 2-3 वाक्य लिखने के बाद। ठीक है। और अंत में सकारात्मक संदेश देना है आपको कि कंप्यूटर वैसे तो बहुत ही लाभदायक है, लेकिन अगर हम इसका संतुलित उपयोग नहीं करते हैं, अगर हम हमेशा कंप्यूटर के सामने अपना समय बर्बाद बैठ कर अपना समय बर्बाद करते हैं, हम उस पर खेलते रहते हैं, तो फिर कंप्यूटर जो है वह लाभ के स्थान पर हमारे लिए नुकसानदायक है। लेकिन उसके बाद भी कंप्यूटर के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह से यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक सकारात्मक संदेश दिया। उसके बाद है कि मुख्य भाग जो है, प्रस्ताव का जो मुख्य भाग है, क्या प्रश्न में पूछा गया उसके अनुसार लिखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी वाला जो प्रश्न था कि कंप्यूटर की उपयोगिता हमें प्रत्येक स्थान पर नजर आती है, तो आप लिखिए कि कहाँ कहाँ पर, मतलब 10-12 आप एग्जाम्पल दे दीजिए। अस्पताल में, लाइब्रेरी में, आपके पुस्तकालय में, आपके विद्यालय में, दवाई की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, बैंक में। मतलब ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर आप, मतलब जहां पर जो लोग हैं वे कंप्यूटर के बिना वे मतलब काम नहीं चला सकते, कंप्यूटर के बिना वे रह ही नहीं सकते, कंप्यूटर के बिना उनका जो व्यवसाय है वह चल ही नहीं सकता। तो वहां पर आप इस तरह से लिखिए मुख्य भाग। फिर 4 से 5 पैराग्राफ्स में जरूर लिखना है आपको। जो परिच्छेद है 4 से 5 पैराग्राफ में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे अक्सर अक्सर ऐसा करते हैं कि वे एक ही बड़ा पैराग्राफ बना देते हैं और वहां लिखते चले जाते हैं। नहीं, आप यहाँ पर पैराग्राफ बनाइए। एक पैराग्राफ लिखिए, फिर या तो एक लाइन छोड़ दीजिए या 4 फिंगर स्पेस छोड़ दीजिए, फिर लिखिए, फिर उस पैराग्राफ के बनने के बाद फिर लिखिए।
इस तरह से जो कॉपी, आपकी कॉपी जो जांचने वाला व्यक्ति है वो समझ जाता है अच्छी तरह से कि अच्छा आपने अलग अलग जो भी बातें पूछी गई है गाइडलाइंस में उस सभी को आपने फॉलो किया है। फिर आप, मेरे विचार अनुसार, मैंने पहले भी मेरे कई प्रस्ताव वीडियो में मैंने बताया है कि प्रस्ताव आप हमेशा गाइडलाइन बेस्ड चुनिए। चित्र वर्णन पर भी आप अपने विचार लिख सकते हैं। चित्र में क्या दर्शाने की कोशिश की गई है वह लिखिए। चित्र में सिर्फ ये मत लिख दीजिए कि 4 पत्ते नजर आ रहे हैं, एक गमला नजर आ रहा है, एक बच्चा बैठा हुआ है और वह बहुत दुखी, वो मत देखिए। बल्कि आप वहां पर उस चित्र के माध्यम से क्या इंटरप्रेट करने की कोशिश की गई है, आपको क्या समझाने की कोशिश की गई है, आपको क्या लिखना है यह लिखिए। चित्र में क्या है, क्यों है, कहाँ है, कब का चित्र हो सकता है, कैसे ऐसी स्थिति आई है, वह स्थिति क्या है, जो भी व्यक्ति है उसके सामने, उसके सामने कौन सी सिचुएशन है, उसको क्या उस चित्र से, मतलब आपको क्या नजर आ रहा है, उस व्यक्ति को कोई लाभ है या समाज को, हमें उस चित्र में क्या लाभ दिखाया गया वह देखिए। उस चित्र से हमें या उस व्यक्ति को क्या हानियां हैं, उनको ढूंढिए। इन प्रश्नों के उत्तर आप प्रस्ताव में, चित्र में या फिर गाइडलाइन में ढूंढने की कोशिश कीजिए और आपका प्रस्ताव बनता जाएगा। जैसे कंप्यूटर, क्या है कंप्यूटर, क्यों आविष्कार हुआ कंप्यूटर का, जैसे हम आप कह सकते हैं आवश्यकता आविष्कार की जो है वह जननी है। कहाँ हुआ, अगर आपको मालूम है आप वो लिखेंगे वहां पर, कब हुआ, कैसे वह आज इस रूप में कैसे है, सुपर कंप्यूटर से आज हम लैपटॉप से छोटे छोटे कंप्यूटर की दुनिया में हम आ गए हैं, नोटबुक के रूप में आ गए। तो आप ये लिखिए वहां पर, उसके लाभ क्या है, हानियां क्या है, तो इन प्रश्नों को उत्तर ढूंढिए, आपका प्रस्ताव बन जाएगा। फिर प्रसंगानुसार जैसा जहां पर जरूरत हो उसके अनुसार मुहावरे या लोकोक्तियों का आप प्रयोग जरूर कीजिए। ये जो मैंने पहले भी कहा है आपको कि जैसे सौंदर्य आपका बढ़ जाता है श्रृंगार से, वैसे ही लोकोक्तियों, मुहावरों, वाक्यांश के लिए शब्दों के प्रयोग करने से आपके भाषा की सुंदरता जो है उसमें भी 4 चांद लग जाते हैं। आगे है कि छात्रों को समय सीमा का ध्यान रखना आवश्यक है। छात्रों को रटने के बजाय अपने शब्दों में उत्तर लिखना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। लेकिन इससे पहले एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको पत्र लेखन पर बताना चाहूंगी। छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी मैं। पत्र लेखन जब भी आप आरंभ करते हैं, पत्र लेखन, तो वहां पर जैसे यहाँ पर एक पत्र का विषय है कि बड़े भाई को पत्र लिखिए। पत्र के विषय को ध्यान से पढ़िए। 10 मिनट जो आपका रीडिंग टाइम है उसको सही से उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए। तो वहां पर आप विषय में जरूर लिख दीजिए, 2-3 वर्ड्स ही लिखने हैं आपको, उससे ज्यादा नहीं, कि आपने किस विषय का चयन किया है। आपके समक्ष 2 विषय होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो अगर आपने बड़े भाई को पत्र चुन लिया है, सपोज ये आया है बड़े भाई को पत्र लिखिए या मित्र को पत्र लिखिए, तो बस 2-3 शब्दों में लिख दीजिए कि आपका विषय क्या है और उसके बाद आपका उत्तर यहाँ पर शुरू हो जाना चाहिए। बहुत ही सामान्य सा पता लिखिए। उसके बाद दिनांक के पहले और बाद में एक एक लाइन छोड़ दिए आप, बस ये याद रखिए, दिनांक के पहले और बाद में एक एक लाइन छोड़िए, एक एक। और उसके बाद आदरणीय भैया, आदरणीय बड़े भाई साहब, सादर चरण स्पर्श, तो इनके हाफ हाफ मार्क्स होते हैं, हाफ इसके और इसके हाफ मार्क होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे इन सब बातों को। और उसके बाद आ जाएंगे बॉडी ऑफ द लेटर में। 3 पैराग्राफ आपको बनाने हैं यहाँ पर। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आप सभी की कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और फिर जैसा विषय उसके अनुसार आप यहाँ पर लिखेंगे। और अंतिम पैराग्राफ में अगली बार हम सब, जैसे सपोज आपने वहाँ कुछ सजेशन दिया, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों को समझोगे, तुम मेरी बातों को फॉलो करोगे, अनुसरण करोगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखोगे। पर यहाँ स्वास्थ्य की बात नहीं की गई है, यहाँ पर कहीं जाने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया अगली बार हम सपरिवार वहां जाएंगे। तो अगर आप छोटे हैं, उम्र में छोटे हैं और किसी बड़े को पत्र लिख रहे हैं, तो आपका आज्ञाकारी लिखिए, आपकी आज्ञाकारिणी लिखिए। किसी भी, ये एक ऐसा जनरल वर्ड है, जनरल शब्द है ये अंत में लिखने के लिए, कि आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारिणी। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप किसी बड़े को आपने पत्र लिखा है तो आप अंत में इसे आप फॉलो कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कुछ जनरल मिस्टेक्स, कुछ जनरल गलतियां आप क्या करते हैं उसको सुधारने पर।
तो समय सीमा का ध्यान रखिए। छात्रों को मतलब आपको रटने की बजाय अपने शब्दों में उत्तर लिखना चाहिए और प्रस्ताव में गाइडलाइन और प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए नवीन पृष्ठ से आप आरंभ करिए, हमेशा नए पृष्ठ से शुरू कीजिए। और प्रस्ताव, कहानी, चित्र वर्णन के लिए अध्ययन जरूरी है ताकि आपके पास शब्दों का भंडार हो और मुहावरे और लोकोक्तियों के साथ आप उत्तम रचना कर सके। फिर प्रश्न का एक भाग नहीं बल्कि पूरे प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए। यहाँ ये मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, किसी भी प्रश्न की बात कर रही हूँ, चाहे वो लिटरेचर हो या लैंग्वेज हो। तो किसी एक पार्ट को मत पढ़िए बल्कि पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसके बाद है, प्रश्न पढ़ने के बाद उत्तर के बारे में एक बार विचार अवश्य कीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आनंदी के बारे में पूछा जा रहा है और आप बेला लिख रहे हैं, ठाकुर भूप सिंह के बारे में पूछा जा रहा है और आप बेनी माधव लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जरा सा सोचिए वहां पर। किसी प्रश्न का उत्तर अगर नहीं सूझ रहा है तो इस प्रश्न को अंत में लिखिए और प्रश्न के साथ साथ प्रश्न के निर्देशों को ध्यान पूर्वक कभी कभी ध्यान पूर्वक पढ़िए। कभी कभी निर्देश मतलब जैसा आप सोच रहे हैं उससे बहुत अलग निर्देश होते हैं, क्योंकि आपके माइंड में जो चीज बैठी है आपको लगता है अच्छा यही पूछा गया, नहीं हो सकता है वो कुछ और है। तो और पत्र लेखन के बारे में मैंने अभी भी बताया आपको, 3 परिच्छेदों में पत्र लिखिए, समापन कीजिए उसका, सभी के अंक है, हर एक बात के यहाँ पर अंक है। तो साहित्य की तैयारी के लिए आपके पास सिर्फ 6 अध्याय हैं, 6 चैप्टर्स है। बहुत ध्यान से पढ़िए और लेखक का नाम याद रखिए और जन्म स्थान मृत्यु को भी जरा सा वो भी ध्यान में रखिए। हमेशा चैप्टर को जब आप पढ़ते तो माइंड मैप में उसको एक मतलब तरोताजा कीजिए। माइंड मैप में इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। आनंदी के साथ अगर सपोज आप आनंदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले लाल बिहारी सिंह चिड़िया लेकर के आया, उसके बाद फिर क्या हुआ, आनंदी पर उसने खड़ाऊ से प्रहार किया, आनंदी ने अपने आप को कुओं भवन में बंद कर लिया। उसके बाद फिर श्रीकंठ सिंह आए। फिर मतलब इस तरह से एक माइंड मैप उसको बनाइए, उसको किसने किससे कहा, वक्ता श्रोता पढ़ते समय इन बातों को अभी नोट करते जाइए। सभी पाठों को ध्यान से और मुख्य बातों को रेखांकित करते हुए पढ़िए। कहीं कहीं दो अलग अलग पाठों के पात्रों के नाम एक समान है या स्थितियां मिलती जुलती है, बहुत सतर्क होकर उत्तर लिखिए। बार बार रिवाइज कीजिए, बार बार पाठों को पढ़िए। एक और बात को ध्यान में रखिए कि अगर आप किसी वीडियो को देखते हो, वीडियो में एक क्रमबद्धता मतलब एक समरी दी हुई होती है वीडियो में। वीडियो में पूरा चैप्टर नहीं दिया हुआ होता है, इसीलिए आप समरी या सार सुनने के स्थान पर आप चैप्टर को पढ़िए। चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स, गुस्सा, पढ़ाई, बहुत, तुम्हारी, साथ साथ, हाथ, मुझे, समझा, ये क्या गलतियां, जरा ध्यान दीजिए इन गलतियों पर। मैंने, क्योंकि, निर्जीव, प्रतिष्ठित व्यक्ति, हाल ही में, बहुत करते हैं आप हाल ही को हाल ही लिखते हैं आप, हाल ही, रिसेंटली। उसके बाद की और की गलतियां हैं, वह यह काम करता है, वह यह काम करते हैं। अगर आप लिख रहे हो वह यह काम करता है, सिंगुलर में करेक्ट है, वह यह काम करते हैं ये गलत है यहाँ पर, वे यह काम करते हैं करेक्ट है। ठीक है, झगड़ालू, तोड़ी, थोड़ी, इन सब गलतियों को आप ध्यान में रखिए। छ और च की गलती, लाकर को आप लाके लिखते हैं क्योंकि आप बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। चौथी को चौथी, ज्यादा ज्यादा, के बाद मुझे, अच्छा इसके बाद मुझे समझा, ये तो बोलचाल की भाषा ना। अच्छा इसके बाद मुझे समझ में आया। क्षमा को क्षमा नहीं लिखेंगे आप। तो हमेशा याद रखिए कि सफलता अगर आपको चाहिए जीवन में तो आप ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए, अपने लक्ष्य को तय कीजिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए और धैर्य रखिए। सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। एक और वीडियो मैं इसके बाद भेजूंगी, आपको प्रस्तुत करूंगी जिसमें कि वो लिटरेचर से जुड़ा हुआ होगा। नमस्कार।